हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऐलान किया 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज। अब हर लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इतने में उनके पॉकेट में क्या आएगा। हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जो वित्त मंत्री भी हैं। मोदी जी, क्या मिला बिहार को इसमें? देखिए, केवल बिहार की बात नहीं है, ये तो पूरे देश की बात है। और आज जो पैकेज घोषित किया गया, उसका अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी एक राज्य को मिलेगा तो बिहार को मिलेगा। क्योंकि बिहार के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहले एमएसएमई के अंदर नहीं आती थी। अब लगभग अधिकांश इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लघु, सूक्ष्म और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की परिभाषा में आ जाएंगी। क्योंकि अब 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक जिनका इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ टर्नओवर है, वो सारी कंपनियां एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएंगी। और पहले सर्विस सेक्टर की परिभाषा अलग थी और मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा अलग थी, तो दोनों के लिए एक ही परिभाषा हो गई। तो उसका परिणाम ये होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो छोटे उद्योग थे, जो पहले एमएसएमई की परिभाषा में नहीं आते थे, वो सारे लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के बैंकों से ऋण देने की व्यवस्था की गई है। जब कोई उद्योग या सर्विस सेक्टर का व्यक्ति बैंक में जाता है, वो गारंटी खोजता है, बिना गारंटी के लोन नहीं देंगे, तो इसलिए बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था की गई है। और इसलिए मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि जो संकटग्रस्त थे कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो इंडस्ट्रीज चल नहीं पा रही थी, स्ट्रेस्ड हो गई, एनपीए में जाने की स्थिति में थी, उनके लिए 20,000 करोड़ का इसके अंदर के अलग से पैकेज की व्यवस्था की गई है, ताकि उन उद्योगों को भी कैसे राहत दी जा सकती है। साथ ही बिहार के अंदर 15,000 से कम मासिक पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। और वैसे कर्मचारियों को प्रति माह 12% अपने वेतन का प्रोविडेंट फंड में कटाना पड़ता था। तो भारत सरकार ने ऐलान किया कि 6 महीने तक 15,000 से कम पाने वाले कर्मचारियों का जो पीएफ होगा वो केंद्र की सरकार वहन करेगी। उनके एम्प्लॉयर का भी जो पीएफ है वह भी, यानी 24% जो प्रोविडेंट फंड होगा वो केंद्र की सरकार वहन करेगी। और 15,000 से ज़्यादा वेतन पाने वाले जो लोग हैं, उनका जो पीएफ है, अब उनको केवल 10% का ही भुगतान करना पड़ेगा। वो 12% भुगतान करने की उनको आवश्यकता नहीं होगी। यानी आप कह रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग है या जो छोटे मोटे घरेलू कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो आप ला रहे हैं उसके ब्लूप्रिंट आएंगे और उससे पता चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में बहुत लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बाहर से लौट रहे हैं और वो खास तौर से मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए इन 20 लाख करोड़ में आप क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, अभी तो आज ये पहली किस्त का ऐलान किया गया है, 2 किस्त और घोषणा होने वाली है, उसका भी इंतजार करें। और प्रारंभ में ही जो 1,70,000 करोड़ की घोषणा की गई थी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, कि हर परिवार को 5 किलो अनाज मिलेगा, तो जो लौट रहा है उसका कोई ना कोई परिवार तो यहाँ रह रहा है ना, तो उसको 15 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। भारत सरकार ने अभी तक करीब 12,000 करोड़ रुपया केवल बिहार के गरीबों के लिए, मैंने केवल जो 15 किलो अनाज मिलेगा वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की उसकी कीमत है। 1 किलो दाल प्रत्येक परिवार को। फिर उसी प्रकार बिहार सरकार जो पैसा दे रही है, 1,000 प्रत्येक राशन कार्ड धारी के खाते में जो पैसा भेजा जा रहा है। बिहार में 2 करोड़ 33 लाख महिलाएं हैं जिनके खाते में 1,500 रुपया जा रहा है, 1,000 जा चुका है। तो 2 करोड़ 33 लाख का मतलब हो गया बिहार की लगभग 10 करोड़ की आबादी जो है उसे कवर हो रही है और उनके खाते में 500 रुपया जा रहा है। और बिहार में मैं दावा कर सकता हूं कि एक भी गरीब परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके खाते में केंद्र और बिहार दोनों मिलकर 3,000 रुपये से कम जिनके पास पैसा जा रहा होगा। और भी उम्मीद है आगे और भी देखिए आगे क्या स्थिति बनती है। तो इसलिए बिहार और केंद्र दोनों मिलकर, और ये जो गरीब लोग हैं वो तो गुजरात में थोड़ी हैं या महाराष्ट्र में तो कम है, ज़्यादा बिहार में ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ वो चाहे गरीब कल्याण पैकेज हो या कल का 20 लाख करोड़ का पैकेज, और आज जो निर्मला सीतारमन जी ने जो ऐलान किया है, तो उसका
सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को आप लोगों ने एक काम शुरू किया है, वो है स्किल मैपिंग का काम। जो भी बाहर से मजदूर आए हैं तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहीं पर उनको काम मिल जाएगा, या जो एमएसएमई का जो मामला है जो आप लोगों के पास है उससे उनको फायदा मिल पाएगा? देखिए, एक तो हम लोग स्किल मैपिंग कर रहे हैं। जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं कि वो गुजरात में क्या काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में किस प्रोफेशन में काम कर रहे थे, और वो जिस स्किल में वहाँ काम कर रहे थे तो उसका उद्योग यहाँ बैठ सकता है क्या। हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की और वैसे उद्योगपति जो महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु में, और उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप अपनी एक यूनिट यहाँ लगाइए ताकि आपकी एक यूनिट का एक्सपेंशन हो गया, यहाँ के मजदूरों को काम मिल जाएगा, यहाँ के लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर लेबर है, बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर लेबर हैं जो लोग आ रहे हैं पंजाब से, वो कृषि वाले मजदूर हैं, तो मनरेगा के तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिल सकता है। फिर जल जीवन हरियाली अभियान, अन्य जो सरकार की योजना, सारी योजनाओं को ओपन कर दिया गया है। जो सड़क निर्माण हो, भवन निर्माण हो, उन सारी योजनाओं में भी उन लेबर को और काफ़ी बड़ी मात्रा में काम मिल सकेगा। पर नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो आ रहे हैं लोग, क्या वो कोई अगर उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं यहीं के लोग और लेबर को मिला करके, तो उन्हें कुछ सहायता मिलेगी इन योजनाओं से? निश्चित मिलेगी सहायता। जैसे मैंने कहा कि एक तो देखिए, राज्य सरकार प्रतिदिन कुछ न कुछ निर्णय ले रही है। तो हम नए उद्योग बिहार में जो आएंगे या आ सकते हैं, उनके लिए अगर पुरानी नीति में अगर परिवर्तन करना है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। अखबारों में देख रहे हैं कि चीन से बड़ी मात्रा में उद्योगों का पलायन होकर भारत आ रहा है। तो लेबर लॉज में कोई बदलाव करना है क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव करना है क्या, उन सारी चीज़ों पर विचार चल रहा है। और जैसे समय आएगा हम लोग उन सारी चीज़ों पर और योग्य निर्णय लेंगे। बिहार में बहुत सारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं। आपके सरकारी जो कंपनी है, जैसे बिजली कंपनी है और दूसरे भी जो संस्थाएं हैं, तो उन्हें उबारने के लिए कोई कोशिश, या इन सब से जो अभी आ रहा है सामने उससे फायदा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो बिजली कंपनियों के सामने है, क्योंकि बिजली की खपत कम हो गई, कंज्यूमर बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और जहाँ से हम बिजली खरीदते हैं, चाहे एनटीपीसी हो या अन्य संस्थान हो, उनको डिस्कॉम्स जो पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो आज के पैकेज में 90,000 करोड़ की राहत का ऐलान किया गया है इन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको मदद करने के लिए। डिटेल्स जब कल आएगा तो मालूम पड़ेगा, तो उसका भी लाभ बिहार की जो विद्युत कंपनियां हैं उसका लाभ मिल सकेगा। आप वित्त मंत्री भी हैं, तो उस लिहाज से आपको लगता है कि जिस तरीके से छूट मिली है केंद्र सरकार के द्वारा जो सैलरी क्लास है उनके लिए, या फिर उद्योग जगत है उसके लिए, तो बिहार सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी योजना है? नहीं, हम लोग तो देखिए लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी पहली प्राथमिकता गरीब। तो जो गरीब है और माइग्रेंट लेबर, जिस चुनौती का मुकाबला अन्य राज्यों को नहीं करना पड़ रहा है, बिहार, उड़ीसा, इस तरह के राज्य जो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग बिहार के अंदर आएंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता है वो गरीब, वो माइग्रेंट लेबर जो एक एक दाने को मुहताज है, जो हजारों किलोमीटर चल कर आ रहा है। बाकी तो जो व्यवसायिक लोग हैं वो कुछ समय के भीतर फिर अपने उद्योग को, व्यवसाय को और पुनर्स्थापित कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ी चुनौती उन मजदूरों की है, उन माइग्रेंट लेबर की है, और बाकी के बारे में हम लोग विचार करेंगे किस तरह की क्या स्थिति बनती है। विरोधी जो है इस पैकेज का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। जो कपिल सिब्बल है वो कह रहे हैं कि ये 420-20-20 है, ये जो 20 लाख है उतना है ही नहीं पैसा इन लोगों के पास कि ये दे सके। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि ये तो कहे थे 2-2 लाख रुपए देंगे खाते में, वो डाल दीजिए। देखिए, अब गाँव में जाइए, एक एक आदमी कितना खुश है कि बोरा को बोरा भरकर चावल घर ले जा रहा है। एक एक आदमी के खाते में इतना पैसा है कि बैंकों में भीड़ लगी है। तो ये लोग तो, इनको तो जलन हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार गरीबों की इतनी मदद कर रही है कि इनका सारा विरोध जो टाइम फीस हो रहा है। तो गांव में जाकर देखिए लोग कितने खुश हैं, जिस तरह की मदद मिल रही है इस संकट की घड़ी में। ये तो विरोधी, उनका काम तो यही बोलना, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जो कह रहे थे कि 2000 ट्रेन का इंतजाम करेंगे, 3000 बसों का इंतजाम करेंगे, तो मैं तो कहूँगा कि उनका पैसा बच गया, उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में तो जमा कर दें। ये राजद कांग्रेस के गिने चुने विधायकों ने राहत कोष में पैसा जमा किया है। तो मैं तो राजद और कांग्रेस के नेताओं से अपील करूंगा कि अपने विधायकों की लिस्ट सार्वजनिक करें
कि कितने विधायकों ने और कितने सांसदों ने पीएम केयर फंड में और मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा किया है। तो दोनों पार्टियों के 2-4-5 लोगों को छोड़कर एक भी विधायक ने राहत कोष में पैसा जमा नहीं किया। और लंबी चौड़ी बात करते हैं, कांग्रेस का बयान आ रहा है कि हेल्पलाइन खोल दिया है, बाहर से आने वाले लोगों का किराया हम देंगे। तो कांग्रेस के लोग बताएं कि अभी तक बिहार में 150 ट्रेन आ गई है, कितने मजदूरों का किराया उन्होंने वहन किया है। तो बयान देने में, ट्वीट कर देने में, फेसबुक पर डाल देने में क्या जाता है। सुशील मोदी खुली चुनौती अपने राजनीतिक विरोधियों को भी कि अगर वो बता दें कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, लोगों को कितनी मदद की है, तो वो सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अब तक कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ है पैकेज का, आर्थिक पैकेज का, उससे बिहार के लोग वाकई कितने उससे लाभान्वित होते हैं, कितना उनका कर्ज जो है वो खत्म होता है, जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से उसकी भरपाई हो पाती है। हर किसी की नजर है इस पर। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।